अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं अपने मैट्रिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अब ये चैप्टर हम पूरा डिस्कस नहीं करेंगे। पूरा डिस्कस क्यों नहीं करेंगे, देखो, क्योंकि अगर हम पूरा डिस्कस करने बैठेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन हमारा टारगेट क्या है कि हमें कम वक्त के अंदर ज़्यादा सिलेबस कवर करना है, और वो कब होगा कि जब हम अपने सिलेबस को प्रिसाइज कर देंगे, कम कर देंगे। पूरा पूरा चैप्टर भी कवर हो जाएगा और ज़्यादा सवाल भी नहीं करने पड़ेंगे और मैक्सिमम तैयारी भी हो जाएगी। तो ये चीज़ें हम फॉलो करने वाले हैं अपने गेस्ट पेपर के थ्रू। यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं अपना गेस्ट पेपर, जो कि आपके 2027 के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस गेस्ट पेपर के अंदर हमने बहुत मिनिमम क्वेश्चंस रखे, ज़्यादा नहीं रखे, क्योंकि बच्चों को शिकायत होती है कि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हमें याद नहीं हो पाते, हम याद नहीं रख पाते। अगर समझ में आ जाए तो फिर थोड़ी देर के बाद हम भूल जाते हैं। तो उसके लिए हमने ये हल निकाला है कि हम उन्हीं क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे बोर्ड के पेपर के लिए, जो 2027 में होने वाले हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी जो क्वेश्चंस अनइम्पोर्टेंट है उनको हम इग्नोर कर देंगे और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को देंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम 2027। तो हम लोग लाइन से चलेंगे, पहले शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे, और फिर हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, लास्ट ईयर जो है 26 के पेपर में, यानी कि इसी साल के पेपर के अंदर देखा गया कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। अब क्योंकि बोर्ड के बच्चे जो हमारे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि वो रट्टे से तैयारी कर रहे होते हैं कि इस सवाल का रट्टा लगा लो, ये बोर्ड में आता है, ये वाला सवाल का रट्टा लगा लो, ये आता है। वो कॉन्सेप्ट नहीं लेते। एटलीस्ट जो सवाल कर रहे हैं अगर उसको भी वो कॉन्सेप्चुअली करें तो बच्चों को परेशानी नहीं होगी। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मार रहे होते हैं। तो बोर्ड वालों ने लास्ट में क्या करा कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस दे दिए। अब कॉन्सेप्चुअल बेस के अंदर बच्चे फंस गए। हालांकि उन्हें वो चीजें आती थी, लेकिन वो फंस क्यों गए, क्योंकि उन्होंने वही चीजें डिफरेंट तरीके से तैयारी की हुई थी। उन्हें ये तरीका आते नहीं था कि सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो हम इसीलिए हर चैप्टर के अंदर एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन को भी समझ रहे हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि भाई अगर हमने टॉपिक समझ लिया तो उसका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस थ्योरी। आर्हीनियस थ्योरी को समझने से पहले, सॉरी, लिमिटेशंस को करने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमें पहले इसकी थ्योरी को समझना चाहिए कि थ्योरी क्या कहती है। जिसका सवाल यहाँ पर है कि इलैबोरेट द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो आर्हीनियस थ्योरी क्या कहती है, स्टेटमेंट की अगर बात की जाए तो आर्हीनियस थ्योरी सिर्फ इतनी सी बात कहती है कि जो हमारे पास एसिड होते हैं वो H पॉजिटिव निकालते हैं, बेसिस जो होती हैं वो OH नेगेटिव निकालते हैं, और ये कब, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब आप किसी एसिड को पानी के अंदर डिसॉल्व करोगे तो वो एसिड आपको अपने अंदर से H पॉजिटिव निकाल के देगा, और अगर आप किसी बेस को पानी के अंदर डिसॉल्व करोगे तो वो अपने अंदर से OH नेगेटिव निकाल के देगी। बस इतनी सी बात आर्हीनियस ने की। अब अगर मैं इसकी एग्जांपल लूं तो HCl मेरे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर मैं इसको पानी में डालूंगी तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। इसने दिया H पॉजिटिव तो ये HCl क्या हुआ, ये हुआ एसिड। सिमिलरली NaOH बहुत मशहूर बेस है। अगर मैं इसको पानी में डालूंगी तो ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक होगी। इसने OH दिया तो मतलब ये क्या है, ये बेस है। सही है। बस इतनी सी बात आर्हीनियस ने की। अब इसके बाद हम अपने इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि लिमिटेशंस क्या है। पहली बात क्या, कि देखो, जब पानी के अंदर आर्हीनियस ने सिर्फ इतनी सी बात की कि भाई पानी के अंदर ये चीजें डिसॉल्व हो रही हैं, इन्होंने ये नहीं बताया कि पानी क्या क्या प्रॉपर्टीज रखता है और पानी क्या क्या रिएक्शंस कर सकता है। ये बात तो उसने बताई ही नहीं। अब जब हमने देखा कि भाई इसने, जब
ये H पॉजिटिव रिलीज करा तो पानी के अंदर H2O होता है ना, H2O पानी होता है, तो ये पानी क्या कर रहा था कि इस H पॉजिटिव को अपने अंदर ऐड करके ये H3O पॉजिटिव बना रहा था, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ये बना रहा था, ये वाली बात तो आर्हीनियस ने बताई ही नहीं, क्योंकि जब ये वाला रिएक्शन होगा तो हमारे H पॉजिटिव तो गायब होने लग जाएंगे ना, क्योंकि वो तो ये इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसने डू नॉट टेल अबाउट do not tell about H3O positive formation। इसकी फॉर्मेशन के बारे में बताया ही नहीं, जो कि हो रही थी जब एसिड और बेसिस आपस में डिसॉल्व हो रहे, एसिड और बेसिस पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहे थे। दूसरी बात क्या कि NH3 भी एक बेस है, CO2 भी बेस है और एटसेट्रा बहुत सारी बेसिस हैं, लेकिन आर्हीनियस ने इन दोनों के बारे में तो बताया ही नहीं। ये भी बेसिस है, अमोनिया NH3 को अमोनिया कहते हैं, ये भी बेस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बेस है, लेकिन क्योंकि देखो इनके अंदर OH नेगेटिव तो है ही नहीं ना, जैसे मुझे यहाँ पे OH दिख रहा है, इनके अंदर तो मुझे कहीं OH दिख ही नहीं रहा, लेकिन ये फिर भी बेसिस है, तो आर्हीनियस ने इनके बारे में नहीं बताया कि भाई ये भी बेसिस है, लेकिन ये H पॉजिटिव रिलीज नहीं कर सकती, प्रॉपर्टीज बेसिस और एसिड वाली ही है, मगर ये तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव रिलीज ही नहीं कर सकती, तो ये कैसे, इनको एक्सप्लेन नहीं करा इसने। तीसरी बात कि ये ओनली एक्वस सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है, एक्वस सॉल्यूशन तक लिमिटेड है। मतलब क्या कि जब तक आप एसिड और बेस को पानी के अंदर नहीं घोलोगे हमें ये नहीं मिलेगा। ये वाली चीज कब मिलेगी, जब पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे, वरना हमें ये प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलेगी एसिड और बेस की। ये वाली बात भी आर्हीनियस ने हमें नहीं बताई। तो ये कुछ इनकी लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है, खराबियां, डिफेक्ट्स, गलत बातें इनकी थ्योरी की, जो कि बाद में जाके दूसरे केमिस्ट ने, दूसरे साइंटिस्ट ने इसको ठीक किया। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी जो है, सिंपल, मैं बहुत सीधे अल्फाज में बताऊंगी ताकि बहुत ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट ना बने, बिल्कुल शॉर्ट वे में हम इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी क्या कहती है कि एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनेट करे, प्रोटॉन को डोनेट करे, और इनके हिसाब से बेस क्या है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी क्या कहती है कि एसिड क्या है जो प्रोटॉन को डोनेट करे, बेस क्या है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। प्रोटॉन से यहाँ पे मुराद है H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन क्यों कह रहे हैं, इसको हम यहाँ पे समझते हैं, क्योंकि देखो हाइड्रोजन के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। अब H पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज कब आता है, इलेक्ट्रॉन देने पे, इलेक्ट्रॉन लेने पे, इलेक्ट्रॉन देने पे, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसने अपना ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ये खत्म हो गया, तो अब इसके पास क्या बचा, पीछे सिर्फ एक प्रोटॉन बचा, तो इसलिए H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। तो जो H पॉजिटिव देगा, डोनेट करेगा, वो एसिड है, और जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा वो बेस है। अब इसकी एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखी हुई भी थी, मैंने बताई थी कि पानी जो है ना H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे मैंने बताया था ना कि ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है पानी, और H3O पॉजिटिव बना लेता है हाइड्रोनियम आयन। इसका क्या मतलब है कि H पॉजिटिव जो है वो जहाँ पे जा रहा है, जो चीज ऐड कर रही है अपने अंदर, एक्सेप्ट कर रही है, वो प्रोटॉन है, और जो चीज निकाल रही है, जिसने ये H पॉजिटिव दिया था, वो क्या था, एसिड। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी बस इतनी सी बात करके दैट्स इट, खत्म।
उसके बाद चौथा क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक, हमें ये वैल्यूज देख के बताना है कि क्या चीज एसिडिक है, क्या चीज बेसिक है और क्या चीज न्यूट्रल है। अब इसके लिए याद रखना है हमें कि जिसकी जो पीएच होती है, सबसे पहले तो हमें पीएच को समझना पड़ेगा। पीएच का एक स्केल होता है 7, 0, 14। ये बहुत छोटा लिख दिया शायद मैंने, इसको थोड़ा बड़ा लिखती हूँ, 0, 7 और 14। अब 0 से लेके 7 के दरमियान में एसिडिक पीएच होती है, 7 से 14 के दरमियान में बेसिक और 7 पे, बिल्कुल 7 पे न्यूट्रल। तो जिसकी वैल्यू 7 और 0 के दरमियान में आए, यानी कि 0 से लेके 6.9 तक कह लो, 7 से पहले पहले, वो एसिडिक पीएच है, मतलब वो चीज एसिडिक कहलाएगी। और जिसकी पीएच 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा 14 तक, 8 आए, 9 आए, 10 आए, 11 आए, 12 आए, 13 आए, 14 आए, तो वो बेसिक है। और जिसकी फिक्स 7 आ जाए वो हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये बात तो क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे देखो, सिंपल बहुत आसान तरीका है। ये वैल्यूज हमें दी हुई है, इसकी पावर को देखो। पावर क्या है, -4 का मतलब क्या है कि इसकी पीएच जो है ना वो 4 है, पीएच 4 है। बस वैल्यू देखो और उसी को पीएच बना दो। 1 जब लिखा हुआ हो और उसके साथ 10 की पावर में जो भी होगा ना, जो भी वैल्यू है पावर के अंदर, 4 है मतलब पीएच 4 है, 11 है मतलब पीएच 11 है, 9 है मतलब पीएच इसकी 9 है, 3 है यानी कि पीएच 3 है। अब 7 से कम, 7 से कम है ना 4, तो मतलब 4 क्या है, एसिडिक, एसिडिक होगा। बस यहाँ पे आंसर में लिख दो कि एसिडिक। 11 पीएच है, 7 से ज्यादा है, तो ये क्या होगा, बेसिक। 9 है, 7 से ज्यादा है तो बेसिक। 3 है, 7 से कम है तो एसिडिक। सही है, बस इतना सा काम इसमें हमें करना है। ये एक बार आ चुका है, बोर्ड के अंदर सवाल आया था, तो ये वही क्वेश्चन मैंने एज इट इज यहाँ पे उठा के लिख दिया है। उसके बाद है डिस्क्राइब ब्रीफली 2 टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन विद एग्जांपल। यहाँ पे बोर्ड के अंदर जो सवाल आया है वो तो ये है कि आप बफर सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करो, बफर के बारे में बताओ, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने ये वाली चीजें तो समझ ली हैं, हम इसको रब कर लेते हैं और यहाँ पे बफर के बारे में समझते हैं कि बफर क्या है। सही है, ताकि हमारे पास थोड़ी जगह भी हो जाएगी और फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले बफर क्या होता है हमारे पास, बफर क्या होता है, a solution that tends to resist change in its pH on addition of small amount of acid or base। तो क्या है बफर, एक ऐसा सॉल्यूशन है जो रेजिस्ट करता है चेंज इन इट्स पीएच। पीएच तो हमने पढ़ी ली है, ठीक है, जो ये बताए कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है। अगर किसी चीज की पीएच चेंज हो जाए ना तो वो सॉल्यूशन एसिडिक से बेसिक हो सकता है, बेसिक से एसिडिक हो सकता है। तो बफर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जिसके अंदर अगर मैं थोड़ी एसिडिक वाली चीज या थोड़ी सी बेसिक वाली चीज डाल दूं तो अपनी पीएच को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जैसे अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 7.3 है और मैंने थोड़ा सा एसिडिक या बेसिक चीज डाल दी, मैंने फॉर एग्जांपल एसिडिक चीज डाली, तो इसकी पीएच और कम होनी चाहिए ना,
क्योंकि देखो एसिडिक पीएच क्या होती है 7 से कम, एसिडिक चीज जितनी मैं ज्यादा डालती जाऊंगी पीएच कम होती जाएगी, तो पीएच कम होनी चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहा है अपनी पीएच को चेंज नहीं होने दे रहा है, 7.3 पे टिके रहने दे रहा है। तो ये ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं हम बफर सॉल्यूशन। अब इसकी टाइप्स की बात करते हैं तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है एसिडिक और एक होता है बेसिक। सबसे पहले एसिडिक की बात करते हैं तो ये किससे, दो चीजों से मिलके बनते हैं एसिडिक बफर, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। वीक एसिड का मतलब क्या होता है, वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग बोलते हैं ना, वीक एसिड वो होता है जो पानी के अंदर जब डिसॉल्व किया जाए तो वो कम अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव दे, यानी इसके अंदर से कम एच पॉजिटिव निकले, तो वो हमारे पास वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है कि जब उसको पानी में डिसॉल्व किया जाए तो वो ज्यादा एच पॉजिटिव आयन रिलीज करे। तो एसिडिक बफर किससे बन रहा है, जब हमने वीक एसिड और इसके सॉल्ट का मिक्स कर दिया आपस में। अब वीक एसिड क्या है, जैसे कि जैसे कि हमारे पास आ गया CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है। ये हो गया एसिडिक एसिड, और इसका सॉल्ट का क्या मतलब है, सॉल्ट कैसे बनता है, ये मेरा आप लोगों से सवाल है, सॉल्ट कैसे बनता है। हम शुरू से हमने एक रिएक्शन के बारे में सुना होता है जो कि कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड और बेस का हम रिएक्शन करवाते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl प्लस NaOH। HCl क्या है, एसिड है, NaOH क्या है, बेस है। इनका रिएक्शन करवाया तो क्या बनेगा, सॉल्ट NaCl साथ में वाटर H2O, सॉल्ट बना। कैसे बना, जब एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है वीक एसिड और उसका सॉल्ट, यानी कि इस एसिड का किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाया गया होगा। अब इसका सॉल्ट मेरे पास क्या बनता है, CH3COONA, सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, एसिडिक एसिड का सॉल्ट CH3COONA, इन दोनों को मिक्स कर दूंगी तो मेरे पास एसिडिक बफर बन जाएगा। अब ये CH3COONA कैसे बना होगा, कि CH3COOH एसिड है, एसिडिक एसिड, इसका रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेस से करवा दो NaOH के साथ। Na क्या करेगा, इधर H की जगह जाके लग जाएगा और ये H इसके साथ मिलके वाटर बना लेगा, तो ये CH3COONA बन गया। ये हाइड्रोजन यहाँ से हटा तो इसने मिलके वाटर बना लिया, तो ये इस तरीके से आया सॉल्ट। हमेशा याद रखना कि बफर अगर एसिडिक है तो उसके अंदर वीक एसिड होगा, लेकिन उसका सॉल्ट बनाने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना पड़ेगा। उल्टा है काम, एसिडिक है अगर मतलब वीक एसिड है, बेसिक बफर है तो मतलब वीक बेस है। अगर वीक बेस है तो उसका मतलब क्या है, इसके साथ हमने स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया हुआ होगा इसका सॉल्ट बनाने के लिए, क्योंकि सॉल्ट बनाने के लिए हमें एसिड और बेस का रिएक्शन करना पड़ता है। अगर यहाँ पे मैंने वीक एसिड किया है तो मैंने इसका सॉल्ट बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाया है, तो ये हमारा एसिडिक बफर इस तरीके से बन गया। अब हम आते हैं बेसिक बफर को, बेसिक बफर कैसे बनेगा इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो बेसिक बफर की अगर बात की जाए, बेसिक बफर की अगर बात की जाए तो ये कैसे बनेगा, वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। एक वीक बेस ले लो और इसका सॉल्ट ले लो। अब यहाँ पे हम वीक बेस क्या ले सकते हैं, NH3 अमोनिया, ये क्या है, अमोनिया,
ये क्या है, एक वीक बेस है। जैसे कि हमने वीक एसिड की बात की कि वो क्या करता है कि H पॉजिटिव आयन ज्यादा से ज्यादा कम से कम रिलीज करता है। वीक एसिड पानी के अंदर मिक्स होने के बाद कम से कम H पॉजिटिव आयन देता है। स्ट्रॉन्ग एसिड पानी में डिसॉल्व होने के बाद ज्यादा से ज्यादा देता है H पॉजिटिव। सिमिलरली बेस का भी यही है, पानी में डिसॉल्व होने के बाद अगर कम OH नेगेटिव दे रहा है तो वीक है, ज्यादा दे रहा है तो स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद NH4Cl की अगर बात की जाए तो इसका सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ अमोनिया। अमोनिया का सॉल्ट है। अब ये सॉल्ट कहाँ से आया होगा? मैंने अमोनिया क्योंकि एक वीक बेस है तो इसका रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ करवाया होगा HCl के साथ, तो ये NH4Cl बनता है और साथ में H2O बनता है, तो ये है सॉल्ट। ठीक है, तो ये एक वीक सॉल्ट है। इस तरीके से हमारे पास बेसिक बफर बनता है और एसिडिक बफर बनता है। तो बफर की 2 टाइप्स भी हमने एग्जाम्पल के साथ समझ ली हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अब हम यहीं तक रोकते हैं। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं और यहीं से कंटिन्यू करते हैं। इस चैप्टर से हमारे पास 3 न्यूमेरिकल्स हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल में क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि कैलकुलेट pH ऑफ 5m ऑफ NaOH। 5m का मतलब क्या होता है कि ये m जो है ना, अगर m दिखे तो उसका मतलब है हमें कंसंट्रेशन दी हुई है। कंसंट्रेशन दी हुई है किसकी? NaOH की। NaOH क्या है? बेस है। बेस है, बेस के अंदर क्या होता है? OH नेगेटिव होता है। ये भी हम आर्हेनियस की थ्योरी में पढ़ के आ चुके हैं कि OH के अंदर, बेस के अंदर OH होता है। सबसे पहले डेटा बनाते हैं। डेटा में हमसे क्या कहा जा रहा है कि हमें पीएच निकालनी है। पीएच निकालने का बोला गया है और हमें देखो, अब हमें जो कंसंट्रेशन दी हुई है ना NaOH की, और मैंने बोला NaOH एक बेस है और बेस के अंदर होता है OH नेगेटिव, तो इसका मतलब है हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि हमें OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन दी हुई है। तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन दी हुई है कितनी? 5। अब सॉल्यूशन पर आते हैं हम। सबसे पहले तो ये जो पीएच और पीओएच के न्यूमेरिकल्स है ना, हमें इसके लिए कोई 4 से 5 फॉर्मूलाज है जो याद रखना है और वो मैं यहाँ साइड पे करवा देती हूँ। सबसे पहला जो होता है वो होता है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला, जो कि होता है, बल्कि नहीं, सबसे पहले हम पीएच का देख लेते हैं। पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है जो कि होता है माइनस लॉग और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। पीओएच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालने का? वो क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय एंटी लॉग पीएच। और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि 1 डिवाइडेड बाय एंटी लॉग POH। और हमारे पास एक और फॉर्मूला भी होता है कि 40 इक्वल्स टू पीएच प्लस पीओएच। तो ये हमारे पास टोटल 5 फॉर्मूले हैं और इन पांचों के पांचों फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हम ये सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। बस पीएच और पीओएच से रिलेटेड 5 फॉर्मूला है। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 फॉर्मूलाज है। अब हमसे यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, हमें निकालना क्या है? कैलकुलेट पीएच। पीएच निकालना है। पीएच का फॉर्मूला क्या कहता है? माइनस लॉग और H पॉजिटिव। H पॉजिटिव तो मुझे यहाँ पे गिवन ही नहीं है, मुझे तो OH नेगेटिव गिवन है। अब मैं क्या करूँ यहाँ पे? सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, मैं देखती हूँ कि OH नेगेटिव मेरे कहाँ काम आ सकता है। तो OH नेगेटिव के जरिए मैं POH निकाल सकती हूँ। अगर मैं POH निकाल लूँ तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करके पीएच भी निकाल सकती हूँ, है ना? तो अब एक काम करते हैं, हम सबसे पहले पीओएच निकालते हैं।
POH निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? माइनस लॉग और OH की नेगेटिव की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है? 5। तो एक काम करते हैं, इसको कैलकुलेटर में रखते हैं और POH निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर आ गया है, माइनस लॉग 5, ये मुझे दे रहा है, कितना आंसर दे रहा है मुझे ये? -0.698। ठीक है, तो ये मेरे पास POH निकल कर आ गई। अब मैं क्या निकाल सकती हूँ? मुझे POH पता चल गया, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करती हूँ कि 14 इक्वल्स टू PH प्लस POH। 14 तो एक नंबर है, पता है मुझे, PH मुझे निकालना है, POH की वैल्यू भी पता है, तो मैं क्या करती हूँ, 14 इक्वल्स टू PH प्लस POH की वैल्यू क्या है? अभी हमने निकाली -0.698। यहाँ पे माइनस है ना, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 0.698 इक्वल्स टू PH। तो इसके अंदर हम प्लस करवा देते हैं, 14 प्लस 0.698, तो ये आ रहा है, PH का आंसर हमारे पास आ रहा है 14.698। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, शायद यहाँ पे विजिबल ना हो रहा हो, तो PH का फाइनल आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? 14.698। आंसर भी साथ साथ मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड PH, POH, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव ऑफ 2.46 10 की पावर -9 m KOH। अब KOH क्या है? बेस है, बेस में क्या होता है? OH नेगेटिव होता है। तो डेटा में क्या लिखा जाएगा कि मुझे क्या गिवन है? मुझे OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन गिवन है 2.46 और 10 की पावर -9 m। और क्या बोला गया है? बोला गया है PH और POH और H पॉजिटिव निकालो। ये तीन चीजें हमें निकालनी है, सही है। सबसे पहले सॉल्यूशन पर आते हैं। OH नेगेटिव मुझे गिवन है, तो मैं सबसे पहले POH निकाल सकती हूँ आसानी से। POH के लिए फॉर्मूला बन जाएगा माइनस लॉग और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन जो कि है 2.46 10 की पावर -9। सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आ रहे देख लेते हैं। माइनस लॉग 2.46 एक्सपोनेंट -9, 5.61 हमारे पास आंसर आ रहा है इसका, 5.61। अच्छा एक बात, PH और POH का ना कोई यूनिट नहीं होता है, कभी भी कोई यूनिट इस्तेमाल नहीं करना इसके लिए। तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया? POH तो निकल कर आ गया और ये भी निकाल लिया हमने। ठीक है, अब PH निकालना है। PH कैसे निकलेगा? यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे POH पता लगा लिया था, फिर उससे PH निकाला था, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करते हैं कि 14 इक्वल्स टू PH प्लस POH। 14 PH निकालना है, POH की वैल्यू क्या है? 5.61। यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहां खींच देंगे तो माइनस हो जाएगा। 14 माइनस 5.61 इक्वल्स टू PH, तो 14 माइनस 5.61 करवाते हैं। 14 माइनस 5.61, 8.39 हमारे पास आंसर आता है PH के लिए, 8.39। अब लास्ट चीज रह गई है H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का फॉर्मूला देखते हैं, ये रहा, 1/NT log PH कर देंगे, बस यहाँ पे कर देते हैं। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालने के लिए 1 डिवाइडेड बाय NT log PH। H पॉजिटिव 1 डिवाइडेड बाय NT log PH की वैल्यू क्या निकाली? 8.36।
अभी कैसे निकलेगा कि आपके पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर में आप क्या करोगे, शिफ्ट दबाओगे, शिफ्ट दबाने के बाद लॉक दबाओगे तो ये एंटी लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें क्या वैल्यू दी हुई है, 8.36, तो ये निकल कर आ रही है हमारे पास, काफी बड़ी वैल्यू निकल कर आ रही है। 1 डिवाइडेड में 229086765.2। अब इसको 1 से डिवाइड करवाते हैं। 1 1 डिवाइडेड बाय 229086765.6765, तो ये मेरे पास 5.2, तो ये मेरे पास आंसर निकल कर आ रहा है 0.00000000437। काफी बड़ा आंसर निकल कर आ रहा है जो कि एच पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन का है, और कंसेंट्रेशन का जो यूनिट होता है ना वो एम होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था एम, यहाँ पे बोला था ये कंसेंट्रेशन है एम, यहाँ पे भी हम इसके साथ एम लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने चारों चीजें निकाल ली। एक तो ये वैल्यू निकाली, किसकी निकाली, एच पॉजिटिव की, पीएच की वैल्यू निकाली, ठीक है, पीओएच की वैल्यू निकाली, और एच पॉजिटिव की, सॉरी ओएच नेगेटिव की वैल्यू निकाली। तो टोटल 4 आंसर हमने निकाल लिए। लास्ट क्वेश्चन है, our solution has pH of 2.3, calculate POH and H positive। डेटा बनाते हैं, डेटा में हमारे पास क्या गिवन है, पीएच गिवन है, ठीक है, पीएच गिवन है कितनी, 2.3, और बोला जा रहा है कि POH निकालो एंड H पॉजिटिव निकालो। सॉल्यूशन पर आते हैं। पीएच हमें पता है, अब पीओएच का फॉर्मूला क्या है जो हम पीएच के जरिए निकाल सके, वो है ये वाला। पीओएच निकाल सकते हैं, पीएच पता है 14 तो नंबर है, तो यहाँ पे लिखते हैं 14 इक्वल्स टू पीएच की वैल्यू कितनी है 2.3, ठीक है, प्लस पीओएच की वैल्यू कितनी है वो हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है। पीओएच निकालना है तो मैं क्या करूंगी, 2.3 को वहां भेज दूंगी तो ये 14 से माइनस हो जाएगा, तो पीओएच इक्वल्स टू 14 माइनस 2.3, 14 माइनस 2.3, तो ये आ रहा है 11.7। 11.7 पीओएच का आंसर हमारे पास 11.7 निकल कर आ गया। ये हो गया। एच पॉजिटिव निकालना है, एच पॉजिटिव का फॉर्मूला कहाँ है, ये रहा। एच पॉजिटिव का फॉर्मूला लिखते हैं, एच पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन निकालने के लिए 1 अपॉन एंटी लॉग पीएच, 1 अपॉन एंटी लॉग पीएच की वैल्यू क्या है, सवाल में गिवन है 2.3। पहले हम नीचे वाली वैल्यू को निकालेंगे और फिर ऊपर वाले से डिवाइड करेंगे। तो शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे, तो हमारे पास एंटी लॉग हो जाएगा। 2.3 करेंगे तो 199.52 आ रहा है आंसर। यहाँ पे कर रही हूँ मैं 1 डिवाइडेड बाय 199.52। अब इसको 1 से डिवाइड कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 199.52, तो आंसर आ रहा है एच पॉजिटिव का 0.005। कंसेंट्रेशन है तो एम आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास दोनों आंसर निकल कर आ गए, पीओएच के लिए भी और एच पॉजिटिव के लिए भी।
ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स हो गए। अब हमारे पास इसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चंस, और लॉन्ग क्वेश्चंस के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। लॉन्ग के अंदर हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चंस हैं, ज्यादा नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब सॉल्ट, उसकी टाइप और उसके यूजेस। तो सॉल्ट क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि सॉल्ट की डेफिनेशन क्या होती है। अ कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड which contain cation from base and anion from acid। कैटाइन क्या होता है, कैटाइन का मतलब होता है पॉजिटिव पार्ट, एनाइन का मतलब होता है नेगेटिव पार्ट। अगर मैं सॉल्ट को देखूं, जैसे कि NaOH और HCl का रिएक्शन हुआ है, तो उन्होंने बनाया NaCl और साथ में वाटर बनाया। Na पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो ये नेगेटिव पार्ट इसमें आया जो कि एसिड से आया, और ये पॉजिटिव पार्ट इसमें आया जो कि बेस से आया। तो इसीलिए मैंने डेफिनेशन में भी यही लिखा है। अब उसके बाद है सॉल्ट के बाद उसकी टाइप्स। टाइप्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। सबसे पहले होता है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट के अंदर क्या होगा भाई, जिसकी पीएच पीएच कितनी हो, लेस देन 7 हो, लेस देन 7 हो। उसके अलावा मेक एसिडिक सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब पानी में डिसॉल्व किया जाए तो ये उस सिचुएशन में क्या करे, एसिडिक सॉल्यूशन बनाए। पानी में घोला, पानी की पीएच कम हो गई, तो वो हमारे पास होता है एसिडिक सॉल्ट। और इसकी एग्जांपल्स की बात की जाए तो NH4Cl, साथ में हमारे पास NH4Cl हो गया जिसमें ये वाला आ रहा है। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स होती है, अभी मेरे जहन में नहीं आ रही हैं। हमारे पास आ गया बल्कि नहीं, एक एग्जांपल रहने देते हैं। और भी एग्जांपल्स होती है लेकिन अभी मेरे जहन में नहीं आ रही। तो NH4Cl हो गया। और उसके बाद बेसिक पर आते हैं। बेसिक में क्या होगा, बेसिक में क्या होगा मेरे पास, pH ग्रेटर देन 7 होती है। ठीक है, मिक्स सॉल्यूशन बेसिक व्हेन dissolve in water। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स की अगर बात की जाए तो इसके अंदर हमारे पास आता है CH3, C, Q2CO3 और एग्जांपल ले लेना है। CH3, में एग्जांपल ना इसकी बहुत सारी है, तो आप लोग भी कोशिश करना है कि 1 से 2 ही कर लो। उसके बाद है न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल में क्या होगा, पीएच इक्वल टू 7। न्यूट्रल में क्या होता है, न्यूट्रल में पीएच 7 होती है तो उसकी भी पीएच 7 होगी। उसके अलावा मेक्स नो चेंज इन पीएच
घुलने के बाद पानी की पीएच को चेंज नहीं करेगा। और इसकी एग्जांपल हमारे पास आता है NaCl। ठीक है, इसके यूजेस में आ जाते हैं, टाइप्स भी हमने पढ़ ली, यूजेस में आ जाते हैं। यूजेस देख लेते हैं। यूजेस सबसे पहला कि ये फर्टिलाइजर्स बनाने में काम आता है, फर्टिलाइजर्स बनाने में काम आता है। उसके अलावा ये पेस्टिसाइड्स बनाने में काम आता है। पेस्टिसाइड्स क्या आते हैं? कीड़े मारने की जो दवाइयां होती है ना, पौधों पर छिड़कते हैं, उसमें सॉल्ट्स का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा कैल्शियम सल्फेट एक सॉल्ट है जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में यूज किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? जब किसी की हड्डी वगैरह टूट जाती है तो जो प्लास्टर बांधा जाता है ना, वो इस सॉल्ट से मिलकर बनता है, कैल्शियम सल्फेट से। उसके अलावा आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट एक सॉल्ट है जिसको यूज किया जाता है आयरन पिल्स बनाने में। जिनको आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है ना, जिसको हम एनीमिया भी कहते हैं, उस डिजीज के अंदर, उस बीमारी के अंदर, एनीमिया के अंदर हमें ये दवाई दी जाती है आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। इसको हम खाते हैं तो हमारी बॉडी का आयरन लेवल फिर से मेंटेन हो जाता है। तो ये 4 यूजेस हो गए इसके। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है, राइट वन यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कैल्शियम हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट का तो यूज ये लिखा हुआ मैंने, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का भी यूज लिखा हुआ आयरन पिल्स बनाने में। पोटेशियम पर मैग्नेट को यूज किया जाता है एज अ डिसइंफेक्टेंट, एज ए डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक है, एज अ डिसइंफेक्टेंट, यानी कि जरासीम वगैरह मारने के लिए ना, जैसे हम पोछा जब लगा रहे होते हैं फिनाइल का यूज करते हैं ना कि जरासीम वगैरह मर जाए फर्श के। सिमिलरली पोटेशियम परमैंगनेट को भी एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है। उसके अलावा पानी की प्योरिफिकेशन में भी इसका कहीं ना कहीं यूज होता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें इस्तेमाल हो रही होती हैं, ये सॉल्ट्स इस तरीके से हमारे काम के हैं। तो हम एक काम करते हैं, आप ये क्वेश्चन तो मतलब बहुत छोटा सा है, ठीक है, मैंने आपके साथ आंसर शेयर कर रही हूँ साथ साथ, ताकि आप लोग आंसर्स को भी देखते जाओ। और क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं बोर्ड पे अगर यहाँ पे आपको पूरा पूरा लिखवाऊंगी ना, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ये वीडियो 1 घंटे से भी ज्यादा की चली जा सकती है। तो इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको बस कॉन्सेप्ट दे दूँ, बाकी जो थ्योरी है, इंग्लिश वगैरह जो है, जैसे डेफिनेशन की, टाइप्स की, वो आपको मैं आंसर शेयर कर रही हूँ। आप उसमें से साथ साथ देखते जाओ और समझते जाओ, समझते भी जाओ और आंसर को देखते भी जाओ। तो बस लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस रह गए हैं, उसको कंप्लीट करते हैं और यहाँ पे वीडियो को एंड। तो बस ये लास्ट 2 क्वेश्चंस हमारे पास रह गए हैं, एक लॉन्ग का रह गया है और एक हमारे पास कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रह गया है। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पास लॉन्ग में एक क्वेश्चन है, डिफाइन बफर्स, व्हाट इज कंपोजिशन, हाउ आर दे यूटिलाइज्ड। तो ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी शॉर्ट में समझ चुके हैं। क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, मैं पूरा क्वेश्चन तो यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ ना, तो मैं आंसर शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो पूरा क्वेश्चन हम दोबारा से समझेंगे, टाइम वेस्ट होगा, तो इससे बेहतर है अगर आपको इसी क्वेश्चन को दोबारा से समझना है तो आप पीछे जा सकते हो, ठीक है, वीडियो को और पीछे करके देख सकते हो। तो मैं ये क्वेश्चन बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ शॉर्ट के अंदर बफर का, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, स्टेट 3 डिफरेंट थ्योरीज अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की हम 3 थ्योरीज हमारी बुक में है। सबसे पहले है आर्हीनियस थ्योरी, वो हम पढ़ चुके हैं। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, वो भी हम पढ़ चुके हैं। तीसरी है लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, तो उसको समझ लेते हैं। तीसरी थ्योरी है हमारे पास लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। ये थ्योरी क्या कहती है कि एसिड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ठीक है, और बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है।
यानी कि बेस जो होगी ना वो अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेगी। जैसे कि NH3 एक बेस है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये डोनेट कर देगी तो ये कहलाएगी बेस। ठीक है, इसने डोनेट कर दिया तो ये कहलाएगी बेस। सिमिलरली कोई और एटम होगा, वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को कोई कंपाउंड है, कोई एटम है, इसको एक्सेप्ट करेगा तो वो एसिड कहलाएगा। लेविस थ्योरी फिनी सी बात कहती है। उसके बाद हमारे पास इसकी लिमिट, क्योंकि देखो सवाल में ये तो कह रहा है कि concept of acid and base with examples also indicate one limitation of each concept। हर कॉन्सेप्ट की एक लिमिटेशन भी हमें लिखनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छा बोला गया है एग्जाम्पल के बारे में भी, तो इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आएगा, मैंने NH3 की बात की। NH3 एक बेस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर थे, इसने क्या करा, BF3 को ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिए। NH3 ने क्या करा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर BF3 को दे दिए और इनके दरमियान में एक बॉन्ड बन गया जो कहलाता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिया तो इनके दरमियान में एक बॉन्ड बन गया जो कि इस एरो से इंडिकेट किया जाता है। ये एरो क्या कह रहा है कि इधर से इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। तो ये मेरे पास क्या हुआ, बेस हुई क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया, और ये क्या हुआ, एसिड, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया है। अब इसकी लिमिटेशन की बात करते हैं, लिमिटेशन की बात करते हैं, इसकी बुराई करते हैं थोड़ी सी। इसकी बुराई क्या है कि इसने जो कोवैलेंट बॉन्ड बना है ना इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से, उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। नो एक्सप्लेनेशन अबाउट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग formation covalent bond। इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि जो कोवैलेंट बॉन्ड बना ये कैसे बना है, इसके अंदर एनर्जी का क्या चेंज आया होगा, इसकी वजह से मॉलिक्यूल पे क्या असर हुआ होगा, कुछ भी इन्होंने नहीं बताया। ये इसकी लिमिटेशन है। अच्छा, तीसरी हमारे पास थ्योरी थी जो कि थी ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी। हमने उसकी स्टेटमेंट तो पढ़ ली थी लेकिन हमने उसकी एक लिमिटेशन नहीं देखी थी, तो यहाँ पे मैं इसकी लिमिटेशन लिख देती हूँ। लिमिटेशन ऑफ ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी। तो ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी क्या कहती थी, हमने भी पढ़ा था कि जो प्रोटॉन डोनेट करे वो एसिड है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले वो बेस है। यही चीज हमने स्टेटमेंट में पढ़ी थी। अब यहाँ पे इसके लिमिटेशन की अगर बात करें तो इन्होंने ये बात, डू नॉट एक्सप्लेन अबाउट स्पीशीज which do not have H positive। इन्होंने उन एसिड और बेस की तो बात ही नहीं करी जिनके पास H पॉजिटिव नहीं है। जैसे कि कुछ होते हैं, जैसे कि CO2 है, इसके पास तो टेंडेंसी है ही नहीं H पॉजिटिव को ना लूज करने की ना एक्सेप्ट करने की। तो इस तरीके के कुछ मॉलिक्यूल्स थे जिनके बारे में इन्होंने नहीं बताया। AlCl3 है, इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया कि ये H पॉजिटिव लूज कर सकता है, हालांकि ये एज एन एसिड और बेस बिहेव कर सकता है, लेकिन इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। बस इन्होंने उन्हीं की बात की जिनके पास H पॉजिटिव है, उनकी बात नहीं की जिनके पास नहीं है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हो गई इसकी। उसके बाद कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है हमारे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी तो रहता है। आगे ये कह रहे हैं ऑल्सो कंप्लीट कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस ऑफ द फॉलोइंग। ये रिएक्शन हमें दिए हुए, इसमें कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बताना है। कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है, H2SO4 है,
एसिड है ना, ये एसिड क्या करता है, H पॉजिटिव निकालता है। तो ये H पॉजिटिव निकाल के एसिड H पॉजिटिव निकाल देगा अपने अंदर से, और ये क्या बन जाएगा, एसिड है ना, तो ये कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, HSO4 नेगेटिव बन जाएगा। और ये वाटर यहाँ पे बेस है ना, ये इसके अंदर से H पॉजिटिव जो निकला उसको लेके H3O पॉजिटिव बना लेगा कॉन्जुगेट एसिड। तो जो एसिड था वो बेस बन गया, जो सॉरी बेस था वो एसिड बन गया, जो एसिड था वो बेस बन गया, कॉन्जुगेट बेस। यही बोला गया है ना, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बताओ, वही बता रहे हैं। HCl है, एसिड है, H पॉजिटिव को लूज करेगा, Cl नेगेटिव बचेगा। Cl नेगेटिव क्या है, कॉन्जुगेट बेस में चला जाएगा, और ये NH3 H पॉजिटिव को लेके NH4 पॉजिटिव बना लेगा। यहाँ पे बेस है, यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बन गया, उल्टा हो जाएगा। CH3COOH एसिड है, H पॉजिटिव निकालेगा तो CH3COO नेगेटिव बन जाएगा। पहले एसिड था, H पॉजिटिव निकालने के बाद कॉन्जुगेट बेस बन गया, H2O ये ले लेगा तो ये H3O पॉजिटिव बना लेगा। पहले ये बेस था, H पॉजिटिव को लेने के बाद H3O पॉजिटिव बन गया, जो कि कॉन्जुगेट एसिड है। तो जो चीज वहां पे एसिड है वो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस है, जो चीज यहाँ पे बेस है वो यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड है। यहाँ पे एरो लगा लेंगे क्योंकि ये रिएक्शन है, सही है, ये रिएक्शन है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज pH वैल्यू ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन डिक्रीज व्हेन मोर एसिड इज एडेड? क्योंकि pH is inversely proportional to H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन। क्योंकि इन दोनों का रिलेशन इनवर्स है, तो जैसे जैसे H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन बढ़ती है pH की वैल्यू कम होती जाती है। सिंपल ये आंसर है इस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और कोई भी अगर कंफ्यूजन है, कोई भी परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या आप मुझे पर्सनली अगर ग्रुप में एडिड हो मैसेज करके वहां पे मुझसे पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन। तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई थिंक वीडियो काफी लंबी हो गई है क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो क्वेश्चंस इसके थोड़े से ज्यादा थे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।